गुड इवनिंग, नमस्कार। सम्यक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, आरपीएससी ने जिनको बुलाया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चूँकि जितनी कम कट ऑफ गई है उससे ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरएस इंटरव्यू अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और निर्णायक रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे कि किस तरह पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या बातें होती हैं, क्या देखते हैं, क्या सिलेबस होता है। आरएस प्री और मेंस में तो फिर भी एक सिलेबस होता है, लेकिन इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता। इसकी आवाज़ इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं होता, और जहाँ सिलेबस नहीं होता कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे। बड़े बड़े लोग होंगे, आईएएस आईपीएस इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स सारे लोग होंगे वहाँ, तो वो आपसे क्या पूछेंगे, निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन क्वेश्चंस का हम जब समाधान लेंगे तो ऐसे व्यक्ति से यदि ये समाधान पूछा जाए जो वहाँ रहे हैं, जिनका बहुत लंबा प्रशासनिक सेवा का अनुभव रहा हो, एक डीजी के रूप में भी रहे हों, आईपीएस के रूप में भी रहे हों, और सबसे बड़ी बात आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से हमें वो गाइडेंस दे सकते हैं, वो इंसाइट दे सकते हैं जो हमारे इंटरव्यू के लिए काम आ सकती है। तो आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनके हम सब बड़े फैन हैं, बड़ी श्रद्धा से उनको हम नमन करते हैं, उनसे हम गाइडेंस लेते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी उनसे गाइडेंस लेते हैं। हमारे बीच में है श्री एमएल कुमावत साहब। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप पधारे हैं और हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने वाले हैं। सर आरपीएससी के खुद चेयरमैन भी रह चुके हैं और इंटरव्यू भी लिए हैं, तो बहुत सारी कार्यप्रणाली को, अंदर की बातों को, सबको जानते हैं। तो इनका मार्गदर्शन, गाइडेंस आपके लिए निश्चित रूप से कारगर होगा, महत्वपूर्ण होगा और आपके काम आएगा, जो आपको अभ्यर्थी से अधिकारी बनने की यात्रा में मदद करेगा। मेरे पास कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, और आप भी यहाँ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मेरे सामने खुले हुए हैं, आपके कमेंट्स आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं सर से निवेदन करूँगा वो क्वेश्चंस। तो सर सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, और जो सीधा सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि आखिर आरपीएससी एक स्टूडेंट से इंटरव्यू लेवल पर क्या जानना चाहती है। सबसे पहले आपका धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, उन युवाओं के साथ जो सपने देख रहे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के और इंटरव्यू लेवल तक पहुँच गए हैं या इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं। उनके लिए मुझे आशा है कि जो मैं कुछ बताऊंगा वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इंटरव्यू में जैसे भादर साहब ने पूछा कि वो वहाँ पे क्या देखते हैं, तो आप देखिए वो परीक्षा दे के, प्रीलिम्स दे के आ चुके हैं, मेंस की परीक्षा दे चुके हैं। अब इंटरव्यू के दौरान, मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मैं इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहूँगा, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये इंटरव्यू नहीं है, सवाल जवाब वाला वो नहीं है। सवाल जवाब के द्वारा जो आपको एक्सपर्ट्स हैं, जिनको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, वो आपको परखते हैं कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, प्रशासनिक क्षमताएं कितनी है, उसके योग्य हैं या नहीं हैं, और उस योग्यता के आधार के ऊपर आपको नंबर दिए जाते हैं। पर्सनालिटी में कौन से गुण देखना चाहते हैं? बहुत सारे गुण होते हैं, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, टीम स्पिरिट है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर्सनैलिटी में बहुत गुण होते हैं, कई आयाम है, परंतु यदि मैं मुख्य आयामों की बात करूं कि इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, कई दिन लग सकते हैं, घंटे लग सकते हैं, परंतु इस कुछ समय के अंदर मैं ये बताना चाहूँ तो मुख्य बातें क्या देखी जाती है। सबसे पहले जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो ये देखा जाता है उसका डिमीनर, आचरण क्या है, वो किस तरह से किस कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ वो एंटर करता है, किस तरह से वो ग्रीट करता है, उसका ड्रेस कैसा है, कोई ज़्यादा तड़कीला भड़कीला तो नहीं है,
या बिल्कुल ऐसा कैजुअल तो नहीं है। तो उसकी कई चीज़ें, पहले सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उसका डिमीनर क्या है, आचरण कैसा है, उसका बैठने का तरीका क्या है। इस आधार के ऊपर उसका आंकलन किया जाता है। और भी कई बातें हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो इसका डिमीनर ठीक होना चाहिए, उसका आचरण ठीक होना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू कई लोग पहली बार जाते हैं, उनको नहीं मालूम इंटरव्यू कैसे दिया जाए। तो ये मेरा अनुभव जो मेरे बताता है कि उसके लिए भी तैयारी कराई जा सकती है। और कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का अनुभव है हम उनको शेयर करते हैं उन बच्चों के साथ जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हैं। तो वहाँ क्या देखा जाता है, तो सबसे पहले तो उसका, जैसे मैंने बताया, डिमीनर, उसका ड्रेस ठीक होना चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिवस है उसके लिए। वो उसमें कैजुअल नहीं हो सकता या आडंबर ज़्यादा भी वैसा नहीं हो सकता, गॉडी जिसे बोलते हैं, तड़कीले भड़कीले कपड़े भी नहीं हो सकते। तो ये देखा जाए, भड़कीले नहीं हो सकते, लेकिन कैसे होने चाहिए साहब, वो आप थोड़ा सा वो ऐसा है जैसे आप अपने आप को एक RS ऑफिसर देखते हैं या एक पुलिस ऑफिसर देखते हैं, आप ऑफिस में जाकर के देखिए वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और ये नहीं कि उसमें सूट होना चाहिए, सूट बूट होना चाहिए, परंतु यदि कपड़ा आपने पहना हुआ है ज़्यादा रंगीला कपड़ा, और ज़्यादा रंगीन भी नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा इस तरह की जिसमें क्रीज नहीं है, ठीक नहीं है, प्रेस नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ों को भी ध्यान देने की जरूरत है। या शेव किया हुआ ना चाहिए, बाल कोई बहुत बड़े तो नहीं है क्योंकि वो अधिकारी बनने जा रहा है, वो युवा नहीं है उस तरह का जो एक समाज के अंदर रहता है। उस समय स्टूडेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, पर एक अधिकारी के रूप में एक अलग जो फॉर्मल ड्रेस हो, उसका होना बहुत जरूरी, साफ सुथरी हो, चटकीली भटकीली ना हो। बिल्कुल, सर्दियों का समय है और हाँ, तो आप कोट पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं अगर कंफर्ट है सूट में, पर ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि जो उस समय के हिसाब से हो। ये नहीं कि आपको भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप सूट पहन के जा रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। सूट का महत्व नहीं है, जितने अच्छा है जैसे एक फॉर्मल ड्रेस जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट सूट पहन लेते हैं लेकिन उसके साथ कंफर्ट नहीं होते, तो बड़ा तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, सूट मत पहनिए, आप कंफर्ट लेवल बनाए रखिए, जिससे कि आपको आपके सारा आपका ध्यान अपने सूट के ऊपर या अपने टाई के ऊपर या उसके ऊपर नहीं चला जाए। गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो साड़ी पहने, सूट पहने, क्या क्या बेटर रहेगा उनके? इसमें भी देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा इसमें कंफर्ट लेवल किस में है। आप सूट पहने, सूट उनके लिए यदि साड़ी पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और सलवार कमीज वो होता है वो भी चलता है, परंतु जो मेन चीज़ है कि अपना कंफर्ट लेवल बना रहे और आपका सारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो जाए। जी जी, वो ध्यान जाता है बार बार। और ऐसी ड्रेसेज भी ना पहने जो जीन्स है, टी शर्ट है या बड़े कैजुअल से होते, वो भी नहीं पहने। ड्रेस के साथ आपने सब बात की कॉन्फिडेंस लेवल की, तो कई बार देखो स्वाभाविक सी बात है, 2 पड़ाव पूरे करने के बाद इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, और वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में इतने सीनियर लोग होते हैं जो जीवन में उसको कभी मिले नहीं होते हैं सामान्य रूप से, तो उनके साथ सामने एक संकोच आना एक सामान्य सी बात है। तो उसको वो सामान्य रूप से लेते हैं या उसका कुछ माइनस पॉइंट समझते हैं वो कि यार ये तो बहुत डल सा है, दबा हुआ सा है बच्चा? देखिए, उसके लिए आजकल आर्ट ऑफ इंटरव्यू और आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग दोनों अवेलेबल हैं। आजकल विशेषज्ञ हैं, हमारे समय में नहीं था, परंतु आजकल कई माध्यम के द्वारा इसकी भी तैयारी की जा सकती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखे वहाँ पर, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल तो दिखना बहुत ज़रूरी है। एक प्रशासनिक अधिकारी में यदि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे अपने सब डिवीजन में या जिले के अंदर कैसे कार्य करेगा? तो उसकी भी तैयारी करनी जरूरी है, और उसकी कराई जा सकती है, और उसको बताया जा सकता है कि किस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, उसको रखा जाए थ्रू आउट द इंटरव्यू। कई दफ़े ऐसा समय होता है कि उसको इंटरव्यू में कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और भी नीचे हो जाता है। तो उसमें भी एक तरीका है, आप कह सकते हैं कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इंसान है ही नहीं जिसको सभी विषयों का ज्ञान हो, हर प्रश्न का उत्तर आता हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बनाए रखना आवश्यक है और बनाए रखना चाहिए। हाँ, बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि नहीं जानते, तो वो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं, सॉरी बोल बिल्कुल सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है।
जवाब जब देते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव छोड़ती हैं, तो उसको किस तरह स्टूडेंट्स को देखना चाहिए? देखिए, इस परीक्षा के आरएस की जो परीक्षा है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी राइटिंग स्किल और एक आपके कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपने लिखने की कई बार कई स्टूडेंट्स के थियरी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मेंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, परंतु उनको बोलने का अनुभव नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल को तो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के नीचे कई अधिकारी होंगे, कई उसके मातहत जो होते हैं, उनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको आपको बताना पड़ता है कि क्या कार्य है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बताना पड़ता है। पब्लिक से आपके साथ चर्चा होती है, पुलिस अधिकारी है तो सैकड़ों की नहीं हज़ारों की भीड़ से आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। इस तरह से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसी से आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। तो कम्युनिकेशन, जो ओरल कम्युनिकेशन है, जो इंटरव्यू के दौरान देखा जाता है, जो मौखिक प्रश्नों के द्वारा, उससे मैं इनको जो विशेषज्ञ हैं उनको ये कहूँगा, ये जौहरी है। ये जौहरी है जो परख लेते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, या ज्ञान कितना है। अलग अलग जो कुछ और भी आयाम है जो मैं बताऊंगा आपको, उनका केवल प्रश्नों के उत्तर के द्वारा वो जान जाते हैं कि इसमें प्रशासनिक क्षमताएं कितनी है। कुछ उसके एजुकेशन बैकग्राउंड का भी फर्क पड़ता है क्या सब? पूछते हैं उससे कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से पढ़ के आया है, या वो सामान्य बीए करके आया है, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है, तो उसके एजुकेशन बैकग्राउंड का किस तरह फर्क पड़ता है? देखिए, यदि कोई एजुकेशन बैकग्राउंड का तो फर्क पड़ता ही है। यदि कोई बहुत अच्छी संस्थान से पढ़ के आया है, मानिए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से, तो उस पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। परंतु गांव के परिप्रेक्ष्य से आया तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि क्योंकि गांव के अंदर किस तरह की एजुकेशनल इकोसिस्टम अवेलेबल है, उनको ध्यान में रख करके ही प्रश्न पूछा जाता है। जो भी विशेषज्ञ हैं या प्रश्न पूछने वाले रहते हैं, उनका उद्देश्य कि उसमें से जो उसका ओरिजिनलिटी है उसको निकालना, उसको हतोत्साहित करने का इरादा बिल्कुल नहीं होता है। उसको देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या गुण हैं जो उभर करके आए, जो इंटरव्यू के द्वारा उनके सबके सामने निकल करके आए। बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जैसे साहब, जो इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि इंग्लिश में क्वेश्चन जाफरी साहब ने पूछा और मुझे उनको सॉरी बोलना पड़ा कि साहब हिंदी में आप ट्रांसलेट कर दें, तो उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो वो बहुत अच्छे थे। तो क्या अभी ऐसे देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। भाषा, हमारे देश की हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। अपने राजस्थान की तो हिंदी भाषा है जिसके अंदर सारा ऑफिशियल कार्य होता है। तो प्रश्न हिंदी में ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, परंतु कई बार हिंदी और इंग्लिश मिक्स होता है, या इंग्लिश में कई जो बाहर से आए हुए विशेषज्ञ होते हैं वो इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। तो उसको आप कह सकते हैं यदि आपको नहीं समझ में आया तो सर आई वुड लाइक दिस टू बी ट्रांसलेट, मुझे हिंदी में इसको समझा दीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से व्यक्ति जो आया है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, या तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं करें आप लोग, अगर इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो बेझिझक आप कहें उनसे कि हिंदी में सर प्लीज़ क्वेश्चन बता दें। कई बार क्या ये बताने की बजाय कि हमें इंग्लिश नहीं आती, सीधे ही सॉरी बोल देते हैं कि साहब सॉरी मैं नहीं जानता, तो वो अपना लॉस करते हैं। इसमें बेटर ये है कि वो इंग्लिश का ट्रांसलेट करवा लें और हिंदी में। बल्कि मैं ये कहूँगा, यदि प्रश्न हिंदी में भी है, कई दफ़े हिंदी में होते हुए भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, तब भी आप पूछिए सर इसको आप वापस मुझे समझाएंगे। या आप जो समझ पा रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि साहब मैं इसका तात्पर्य ये समझ पा रहा हूं, क्या आपने यही पूछा है, तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। वो इसको लाइक करेंगे कि ये समझ करके प्रश्न का जवाब देना चाहता है। आरएस मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स है, इसका सिलेबस दिया हुआ और उस सिलेबस को पढ़ के ही वो इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचा है। ऐसे तो प्रीलिम्स में भी टेस्ट दे चुका है स्टूडेंट्स और मेंस में भी लिख चुका है, उसके बावजूद क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएं? देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं है। इसमें जो आप परीक्षा दे करके आए हैं उनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो एक साधारण नागरिक और जो अधिकारी बनने जा रहा है उसकी नॉलेज की इतनी तो होनी चाहिए, वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दुनिया में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है,
आपके ज़िले के अंदर क्या हो रहा है, यदि उस जिला में जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, इससे आपसे अपेक्षा की जाती है कि उसके बारे में आपकी अच्छी जानकारी हो और उसमें जो भी पूछा जाए आप उसके जवाब दें, इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है। जब वो उत्तर दे तो उसमें हम कौन सी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यूज़ जिनको निकालना चाहते हैं? ये बहुत जो अच्छा होना प्रश्न चाहिए है ये, क्योंकि जवाब तो सभी देते हैं जी। पर जवाब किस तरह से दिया जाता है, किन मूल्यों का और किन वैल्यूज़ का ध्यान रख करके जवाब दिया जाता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी की परख होती है। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया तो आप ये ध्यान में रखें कि अपने संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रखा जाए, मानवाधिकार हैं उनको ध्यान में रखा जाए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी जो संविधान के, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इनको ध्यान में रखते हुए, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते यदि जवाब देंगे आप तो उसको ज़्यादा प्रशंसनीय माना जाएगा जी, अच्छा माना जाएगा। कई बार ऐसे विवादास्पद क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को बड़े कंफ्यूजन में डाल देते हैं, या वो सोचता है कि इसका जवाब पता नहीं पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा। कुछ घटना ऐसी होती हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की घटना को ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे विवाद के बिंदु होते हैं। यदि कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पहली बात आते भी हैं या नहीं आते, और आ जाएं तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे उसमें से बच के निकले वो? मैं इसमें ये कहूँगा बच के निकलने की कोई बात नहीं है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने चाहिए। वो आपको देखना चाहते हैं कि आप किन मूल्यों पे, आपके मूल्य क्या है, आप किस तरह से जवाब देते हैं। कोई भी यदि प्रश्न का जवाब आप तर्क संगत दें, मूल्य संगत दें, और जो लगे कि जो समाधान निकलता हो उस तरह का दें, तो जरूरी नहीं कि आप उनको प्लीज करने की, वो क्या देखना चाहते हैं। आपका प्रश्न का जवाब, जो प्रश्न पूछा गया, आपका जवाब तर्कसंगत होना चाहिए और मानवीय मूल्यों के आधार पे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पे यदि आपका जवाब है तो उसको उसमें देना चाहिए। हाँ, उसको देना चाहिए। ये बिना सोचे कि सामने वाले क्या नहीं, आप हमेशा सामने वाले का, फिर तो आप सर्विस में आने के बाद में भी हमेशा नेता की तरफ देखेंगे कि वो क्या सुनना चाहते हैं। हमारे सरदार, आप जो गृह मंत्री हुए थे सरदार पटेल, उन्होंने यही कहा था, हम आपसे निष्पक्ष आपकी राय जानना चाहते हैं, अच्छी राय जानना चाहते हैं, सही राय जानना चाहते हैं, वो राय दीजिए। हमारे को खुश करने के लिए आप राय मत दीजिए। तो उस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ और उसको दोहराता रहता हूँ कि आप राय वो दीजिए जो सही है, जिससे कि कोई भी आपकी राय के आधार पर चलने वाला हो भटक नहीं जाए, गलत निर्णय नहीं ले लें। तो राय सही होना चाहिए, प्रश्न का जवाब सही होना चाहिए। पहले नाम पूरा जाता था आरपीएससी के पास, जिसमें सरनेम भी होता था, अब वो बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी क्वेश्चंस के माध्यम से वो ये निकालने की स्थिति में होते हैं कि ये किस कैटेगरी से होगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको निवेदन करूं कि आरक्षण से संबंधित जब पूछा जाता है कि साहब आरक्षण वरदान है या अभिशाप है, तो इस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मॉक इंटरव्यू के दौरान ही स्टूडेंट्स ने कि सब इस तरह का कोई जवाब, प्रश्न पूछा जाता है तो क्या जवाब हो। मैंने बड़ा बैलेंस था उसको बताया कि सब वो कहा यदि हम वरदान बोलते हैं तो हमें एक्स कैटेगरी का माना जाएगा, अभिशाप बोलते हैं तो वाई कैटेगरी का माना जाएगा। मतलब आप ना एक्स कैटेगरी के ना वाई कैटेगरी के, आप प्रशासक के रूप में जा रहे हैं तो आप सब अच्छा सा जवाब दें। तो मैंने जो सजेस्ट किया था उनको कि साहब ना तो ये वरदान है ना अभिशाप है, बल्कि ये तो उपचार है। आरक्षण एक उपचार के रूप में एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम अपने पूरी सभी वर्ग को मुख्य धारा के साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां स्टूडेंट्स को अपनी राय रखनी होती है। कौशल जी, आपने स्वयं प्रश्न और जो जवाब बताया, आपने जो दिया उसी के अंदर उसका जवाब है। आप जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं होते, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं होते। आपको एक इस तरह से आपका व्यवहार होता है, आपके निर्णय होते हैं कि जो समाज को आगे बढ़ाए। तो आप न तो उसमें पक्ष में होते हैं ना उसके अगेंस्ट में होते हैं। आपको जो सही है उसी की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए और जवाब भी उसी आधार पे आपको देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं साहब, जिनमें स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, देश और विदेश के मुद्दे भी हैं। हम स्टूडेंट्स को कौन से मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या आपने ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए?
देखिए, तैयारी करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और अपने प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ये इजराइल और पैलेस्टाइन का मामला कोई नया मामला नहीं है, देखा जाए तो पूरे 100 साल से चल रहा है। तो ऐसे मामलों को तो थोड़ा डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के, ये शुरू क्यों हुआ, इसका समाधान निकालने की कोशिश कब कब की गई, क्या बाधाएं हैं, उनके अंदर थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत है। और कुछ मुद्दे जो नए होते हैं और उनका लंबा समय तक वो नहीं चलते, तो उनको, जैसे कि आप बाढ़ आ रही है तो बाढ़ के बारे में प्रश्न होंगे उस समय, जब बाढ़ के आपके बारिश के दिनों में परीक्षा वो हो रहा है इंटरव्यू, तो पूछेंगे कि बाढ़ क्यों आती है, उसके कारण क्या है, क्या करना चाहिए। परंतु जो मुद्दे लंबे समय तक से चले आ रहे हैं उनकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और कुछ मुद्दे इस तरह के भी हैं जो मैं जिनको कहूँगा सदाबहार मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण हुआ। ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो आने वाले कुछ समय के अंदर पर्यावरण बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या सामाजिक विषमताएं हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और इस तरह के पर्यटन है, राजस्थान में पर्यटन को किस तरह से सुधार किया जाए, तो उसके बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और जो भी सुझाव हो इस तरह का हो कि जो प्रैक्टिकल हो, जो तर्कसंगत हो, इस तरह के देंगे तो उसका व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो, लॉजिकल भी हो। एक क्वेश्चन है हमारे दर्शक का, जैसा एस्पिरेंट है कि जैसे तैयारी में 8-9 साल का समय लग गया, 10 साल का समय लग गया, तो स्वाभाविक पूछते हैं भाई 10 साल से आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारियां कौन देख रहा है, आप जिम्मेदार नागरिक के रूप में हैं भी या नहीं। तो 10-10 वर्ष यदि किसी को लगते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स की खुद की व्यथा ये है कि परेशान होकर आया, 10 वर्ष हो चुके, वहाँ भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो उसके दिल पे चोट लगती है सब। बिल्कुल समझ उस स्थिति में वो कैसा महसूस करे? देखिए, क्या जवाब? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और काफ़ी जो स्टूडेंट्स आते हैं मुझसे पूछते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं तो हर प्रश्न के लिए पहली बात तो ये कहूँगा कि आप जो सही है वो बताइए। जो पावर, जो सत्य में जो बल है, जो पावर, आई मीन पावर इन ट्रूथ जो है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि आप कुछ गलत बोलेंगे या झूठा बोलेंगे वो तो प्रश्नों के द्वारा पकड़े जाएंगे। तो जो है आपको बताइए, आप यदि 5-6 साल से तैयारी कर भी रहे हैं तो उसकी प्रशंसा की जाएगी कि इसमें रेजिलियंस है, ये व्यक्ति लगा हुआ है। और इसको कई लोगों को है, अभी IAS का जो टॉपर था इस साल का, उसने पाँचवें अटेम्प्ट के अंदर वो टॉपर हुई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु अपने को सत्य आधारित जवाब होना चाहिए, बल्कि आपके सारे क्वेश्चंस झूठ के पैर नहीं होते और फिर आपको एक झूठ के उसको छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए सत्य बोलिए। इस और चीज को तो आप सभी जो भी क्वेश्चंस के जवाब दें सब उनमें शामिल करने के, जो भी उत्तर दें उसको सत्य के साथ दें, सही दें। इंटरव्यू बोर्ड को बेवकूफ बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा अनुभव है और सक्रिय अनुभव है। प्रशासन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो देख के आते हैं, बहुत सारी जनता को देखते हैं। तो आप कोई भी उनको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें, जो आता है उसको दें। एक सब सच बोलने का साहस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हॉबी हैं। जैसे वास्तव में पहले हम सच पे आते हैं कि सच बहुत सारी जगह पर नहीं बोल पाते, वो क्या करें उस जगह पर। देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, सत्य बोलना चाहिए। हॉबी के बारे में मुझे मालूम है, मैं जिस बैकग्राउंड से आता था या जिस समय हमने इंटरव्यू दिए थे, हमारी कोई हॉबी नहीं थी। क्योंकि सारा काम घर का हमें करना पड़ता था, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता, बैंक की लाइन होती थी, कॉलेज की लाइन होती थी, स्कूल यदि ट्रेन में जाते तो टिकट खरीदने की लाइन। तो हॉबी के लिए समय होना चाहिए, और जो समय जिसको मिलता है उसके लिए यदि हॉबी तो होनी चाहिए। जैसे हॉबी क्या हो सकती है, और लोग क्या क्या बता देते हैं, कई दफ़े हंसी भी आती है कि कहते हैं मेरी हॉबी कबड्डी खेलने की है। अब कबड्डी हर मौसम में तो नहीं खेली जा सकती। आप ऑफिस में बैठे हुए कबड्डी किसके साथ खेलेंगे, और उसके लिए लोग चाहिए। जबकि खाली समय के अंदर जो आपको अच्छा लगता है, जिसके आपको शांति मिलती है, जिसको आप
को प्रसन्नता मिलती है, इस तरह के कार्य को हॉबी कहा जाता है। तो किस तरह के कार्य, तो पढ़ना हॉबी हो सकती है, म्यूज़िक आपकी हॉबी हो सकती है, सिंगिंग आपकी हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग आपकी हॉबी हो सकती है, आप चेस खेलना आपकी हॉबी हो सकती है। तो जो भी हॉबी हो वो वास्तव में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जब डिटेल में जाएंगे तो उनको पूछेगा आप कबड्डी कहाँ खेलते हो, किस तरह के क्वेश्चन हाँ, पूछे तो वो जाते कहते हैं बता नहीं पाते, आप शहर में कबड्डी कहाँ खेलेगा यदि किसी की हॉबी है। तो हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो की जा सकती है और जो आप कर रहे हैं। नहीं, जो की जा सकती है और कर भी रहे हैं, उससे क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम होते हैं हॉबी से? क्वेश्चन तो फ्रेम में ये कि आप इस हॉबी से फ़ायदा क्या है, हॉबी के लाभ क्या है और इससे आप क्या सीखते हैं। तो यही है, देख आप खाली समय के अंदर व्यर्थ उसको नहीं कर रहे हैं। हॉबी इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि स्वयं को और समाज को भी उससे कुछ लाभ मिलता हो। एक जनरली ये देखा जाता है कि उसकी एटीट्यूड किस तरह का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, तो वो कैसे देखते हैं सब? देखिए, एटीट्यूड लगता है कि आपकी सोच कैसी है और फिर आपका एक्शन कैसा है। एटीट्यूड के दो भाग हैं, आपकी थिंकिंग किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी सोच क्या है, पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, आशावादी हैं या निराशावादी हैं। तो ये आपका फीलिंग, ये सोच से ही बनता है और एटीट्यूड जिसे कहते हैं। तो उसी से पता लगता है कि उसका किस तरह का पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी के मामले में एप्टीट्यूड बहुत मायने रखता है। आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो एक्शंस हैं, क्योंकि पहले थिंकिंग आती है माइंड के अंदर, फिर एक्शंस आते हैं। तो आपका एक्शन सही जब भी सही होगा जब आपकी सोच सही होगी, सोच पॉजिटिव होगी, सोच आशावादी होगी। हम ऐसे अधिकारी चाहेंगे हमारे तंत्र के अंदर जिसमें आशावादी लोग हों, जो समस्याओं का समाधान निकाले, संवेदनशील हो, समाधान का मोड हो, एम्पैथी हो, सॉल्यूशन मोड हो, है ना, जो सुनने की उनके अंदर कला हो। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई हमने देखा प्रशासन के अंदर कई अधिकारी जो कोई आता है उसके सामने उसकी बात को सुनते नहीं। सबसे पहले बात को सुना तो जाए एम्पैथी के साथ, संवेदना। तो इस बात से पता लग जाता है कि वो क्वेश्चन को पूरा पेशेंस के साथ सुन रहा है या नहीं सुन रहा। बिल्कुल, उसी से ये पता लग जाता है कि वो सुनने की क्षमता है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि बीएससी के सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में थे भी, तो उनको पढ़ना चाहिए क्या सब? देखिए, आपने जिस सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी बेसिक जानकारी तो आपको उस समय नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए। मैंने जैसे एमएससी किया, आज की एक अर्ध शताब्दी हो गया है, परंतु जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उसके अंदर बेसिक जानकारी तो अभी भी है। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस था, तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसको कैसे भूल सकते हैं, या ओम्स का लॉ क्या है, न्यूटन्स के लॉ क्या है। तो बेसिक चीज़ों का ज्ञान तो आपको होना चाहिए। जो आपके यूजी के पीजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और खास करके कॉन्सेप्ट्स जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। बहुत सारे विद्यार्थी जॉब में है सब, कोई टीचर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो ऐसे विद्यार्थियों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? उनसे तो ये पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, क्या आपका जॉब अच्छा नहीं है, और क्या आप उससे खुश नहीं हैं, आपको अभी ऑलरेडी जो आपको एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। अब दो तरह के होते हैं साहब, एक तो वो जो कम है जैसे पटवारी, गिरदावर, कांस्टेबल, टीचर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो दोनों के अलग अलग होते हैं। तो कृपया आप दोनों के अलग अलग, मैं दोनों का जवाब अलग अलग बताना चाहूँगा, उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए। जो ऑलरेडी लोअर लेवल के ऊपर हैं, जैसे कांस्टेबल है या अभी पटवारी है, वो आरएस बनना चाहते हैं, हायर लेवल पे आना चाहते हैं, बिल्कुल ये नेचुरल है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं दुनिया के अंदर जो जिस लेवल पे है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसको बढ़ना चाहिए, अच्छा इंसान ही वो जो आगे बढ़ने का सोच रखता हो। और तो इसको तो उसकी प्रशंसा की जाती है कि ये उससे संतुष्ट नहीं है, वो आगे जाना चाहता है।
और जब उसको कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, उसको जवाब इस तरह से नहीं, मेरा कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, मेरा लेवल बढ़ेगा, मैं समाज को एक ज़्यादा अच्छे रूप में उसकी सेवा कर सकूंगा, और अपना खुद का भी मेरा जो डेवलपमेंट होगा वो उसका आपका हॉराइजन बढ़ता है। आप जब हायर लेवल के ऊपर होते हैं, हायर सर्विस में होते हैं, तो इसमें ये नेचुरल है। अब जो आपने दूसरा पूछा कि जो ऑलरेडी कुछ अच्छी सर्विसेज में है, ये भी मैंने देखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे, डॉक्टर का जो ग्रेड पे है वो आरएस से ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा मैंने कुछ देखा इसरो में काम करते हुए, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, और भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या मेडिकल ऑफिसर ऑलरेडी हैं और इसी ग्रेड के अंदर हैं जिसके अंदर आरएस है, इससे भी ज़्यादा, हाँ उससे भी ज़्यादा वाले हैं। तो उनको भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए कि वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो इसका जवाब तो यही हो सकता है कि आपका रुझान किस तरफ है, आप क्यों आना चाहते हैं, उसमें भी सच्चाई होना चाहिए, वास्तव में क्यों आना चाहते हैं। तो ये देखिए पब्लिक डीलिंग है इन सर्विसेज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पब्लिक डीलिंग है, और कई एक रूम के अंदर बैठ के कार्य कर रहे हो, जबकि आपका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड आउटडोर टाइप की लाइफ का है, जिसमें पब्लिक से मिलते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, समस्याओं का समाधान करने वाला जॉब में रहना चाहते हैं। तो कहिए कि मेरा एप्टीट्यूड मल्टी डायमेंशनल पब्लिक सर्विसेज में है, तो उसको बताइए आप। कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं और बजाय और महत्वपूर्ण तो सारा ही प्रोफेशन है। मेरी समझ में दुनिया में कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो एक सफाई कर्मचारी, उसका प्रोफेशन शायद सबसे जरूरी प्रोफेशन से मैं मानूंगा मैं, परंतु आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हैं हायर लेवल पे, ग्रेटर लेवल पे, एक बड़ा कैनवास है जिसके ऊपर आप अपना कार्य करना चाहते हैं, तो उसको बताया जा सकता है। सामान्य रूप से कुछ मुद्दे करंट अफेयर से तो तुरंत चर्चा में होते हैं, वो तो खैर होते ही। इसके अलावा कुछ सदाबहार मुद्दे होते हैं जो आरपीएससी उनको 10 साल पहले भी पूछ रहे थे, 15 साल पहले भी पूछ रहे थे, आप जब चेयरमैन थे तब भी पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे सदाबहार मुद्दे कौन से हैं साहब, और वो क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं कि देखिए उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। संविधान है, संविधान भारत का संविधान है, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या वैल्यूज़ क्या हैं। तो संविधान एक ऐसा मुद्दा है कि और संविधान हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपके इलेक्शंस होते हैं, संवैधानिक मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर उठाए जाते हैं। तो संविधान एक ऐसा है। पर्यावरण दूसरा मुद्दा है। पर्यावरण क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है, ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो सुलझ जाएगा। और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वो सफल रहा है या विफल रहा है, उसके बारे में उनके क्या क्या कार्य हैं, तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि यूनेस्को जैसी संस्था भी है, WHO जैसी संस्था भी है। हालांकि सिक्योरिटी के मामले में यूएनओ फेल हो गया होगा, परंतु दूसरे कई कार्य हैं। तो यूएनओ के बारे में मालूम, पर्यावरण के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी जो है, देश की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो और अपने कुछ मुद्दे हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में है, तो उनके बारे में तो जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, तो जैसे कश्मीर हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, नक्सलवाद हुआ। अब नक्सलवाद पिछले 60 साल से करीब चल रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि क्यों उभर करके आया, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है और अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं क्या है, तो उनकी जानकारी तो होनी चाहिए उसकी। एक प्रश्न ये हो सकता है कि सब आपका इसमें नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, तो क्या करोगे? मतलब उससे पूछेंगे भाई हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए लाइफ में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिनका मैं तो यही कहूँगा कि हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हो सकता है ईश्वर ने क्वेश्चन हो बोर्ड का ये कि आपका नहीं होता है। अच्छा, वो प्रश्न इस तरह हो कि ये हम आपको रिजेक्ट। तो पहले बात तो आपको ये कहना चाहिए सर, मेरे प्रश्न जो ये थ्योरी पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और मेरा बिल्कुल पूरी संभावना है कि मेरा इंटरव्यू होगा, और मुझे लगता है कि सर आप भी यहाँ पर भी मुझे अच्छे नंबर आएंगे। आपको उनको ये महसूस कराना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस है, और ये आप नहीं कहें कि यदि नहीं होगा, यदि फिर भी नहीं होगा फिर मैं फिर दोबारा परीक्षा दूंगा। मेरे में रेजिलियंस है, मैं इसको प्राप्त करके ही रहूँगा। उनको लगना चाहिए कि इसमें डेडिकेशन है, इसमें कमिटमेंट है, और कमिटमेंट वाले इसी उत्तर को कई बार स्टूडेंट से इस तरह भी प्रस्तुत कर देते हैं कि जैसे वो तुरंत ये बोल देते हैं सब दोबारा मैं आऊँगा,
तो वो जल्दबाजी हो जाती है। उससे पहले जो नहीं, आपने सजेस्ट किया कि ये पहले आप ये बताएं कि मैं इस बार पूरी तरह तैयारी के साथ मेंस दे के आया हूँ, अच्छे पेपर हों या इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं दोबारा परीक्षा दूंगा। पहली बार में यदि बोल देते हैं कि साहब मैं दोबारा आऊंगा तो ये और कॉन्फिडेंस दर्शाता है, जल्दबाजी दर्शाती है। तो ये निश्चित रूप से आपने मार्गदर्शन अच्छा कर दिया विद्यार्थियों का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं साहब जो बोल नहीं पाते ढंग से, तो उनको कोई स्पीच थेरेपी या इस तरह की बात करनी चाहिए। देखो नॉलेज टेस्ट तो है ही है, कोई स्पीच के पार्ट पर उनको कुछ इस तरह के बहुत सारे स्पीच के क्लिनिक्स भी हैं, इलाज भी, रेमेडीज भी हैं। तो आजकल साइंस ने या विशेषज्ञों ने हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो जिसकी जो जैसे मैं कहता हूँ SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जो आपके अंदर आपको लगता है कि कुछ कमी है और उसको विशेषज्ञों की राय के द्वारा या किसी थेरेपी के द्वारा सुधार किया जा सकता है, तो उसको करना चाहिए। तो सुधार के विकल्प यदि मौजूद हैं और उनका विकल्प को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो आगे इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। और जो कि जब आजकल विशेषज्ञ उपलब्ध हैं समाज के अंदर अपने, तो उसको उपयोग करने में कोई हानि नहीं है, उसका लाभ ही होगा उसका। एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई अग्निवीर से फोर्स में है और 4 ईयर बाद रिटायरमेंट हो गया है तो उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अग्निवीर योजना से कोई आया है? देखिए, अग्निवीर योजना भारत सरकार ने चलाई है, बहुत सोच समझ करके चलाई गई है। और इस देश के अंदर जहाँ पर लाखों बल्कि करोड़ों अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनमें से यदि कुछ हज़ारों को भी या कुछ 1 लाख लोग या 2 लाख लोगों को भी अग्निवीर के द्वारा भारत सरकार ने उसको ट्रेनिंग दी है, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, टॉप क्लास ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी के अंदर, वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उभर करके आएगी, उसके पर्सनैलिटी में निखार दिखेगा। मैं यहाँ देखता हूँ जो एक्स सर्विसमैन है वो अलग से नज़र आते हैं, तो 10 साल 15 साल वो सर्विस करके आए हुए हैं, ये भी 4 साल सर्विस करते हैं, उनकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। तो ये तो एक हीरे की तरह कि उसको ऑलरेडी निखार दिया गया थोड़ा, तो उसका फ़ायदा ही होगा, इंटरव्यू में फ़ायदा होगा, एग्जाम में फ़ायदा होगा, उसकी सोच में फ़र्क आएगा, उसको देश की समस्याओं के बारे में अच्छा मालूम होगा। तो कितनी देर पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। कितनी देर चलता है साहब इंटरव्यू? लगभग इंटरव्यू देखिए करीब मिनिमम आधा घंटा तो सबका होता है, करीब 25 मिनट से 35 मिनट के बीच में होता है। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि सब ज़्यादा लंबा इंटरव्यू चल रहा है तो मार्क्स भी अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं, कई दफ़े हमने देखा हमारे कई साथी या 20-25 मिनट इंटरव्यू में वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब ज़्यादा पूछना कोई ज़रूरत नहीं है। कई दफ़े लंबा इंटरव्यू भी चलता है, कई कारणों से लंबा भी चलता है, तो ये नहीं कि लंबा चल गया इसका मतलब उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा माना जाए, परंतु यदि इंटरेस्ट लेकर के पूछे जा रहे हैं और आपके जवाब बड़े सकारात्मक हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग सकता है कि आपके प्रश्नों से वो कितने प्रभावित हुए हैं और उनको ठीक लगा है, तो इस पे डिपेंड करता है कि जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने आपको किस रूप में आपके प्रश्नों के द्वारा आपको कैसे परखा है। ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं सर फैक्चुअल होते हैं या कॉन्सेप्चुअल होते हैं? देखिए, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ और यूपीएससी में भी इंटरव्यू बोर्ड में गया हूँ कई बार, और फैक्चुअल सवाल जितने कम पूछे जाएं उतना ठीक रहता है। अच्छा। आपको कॉन्सेप्ट्स के द्वारा में, आपको सिचुएशनल के द्वारा, आपको इसके आपकी डेप्थ क्या है उसके बारे में पूछना चाहिए कि वो किस तरह से वो रेलेवेंट है, क्योंकि फैक्चुअल तो रट के आपको उसको वो तैयारी कर सकता है, उसकी सोच क्या है, सोच निकल करके आती है जब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, उसकी उपयोगिता देखी जाती है, उसका नुकसान या फ़ायदा देखा जाता है, उसको दूसरे डिसिप्लिन से जोड़ करके देखा जाता है, तब उसकी सोच बाहर निखर करके आती है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कम होने चाहिए। मैं जो प्रश्न पूछते हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फैक्चुअल प्रश्न कम होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा होने चाहिए।
आजकल मुख्य परीक्षा जो यूपीएससी की है विशेष रूप से साहब, उसमें पहले जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते थे नॉर्मली एंशिएंट और मिडाइवल, अब वहाँ एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की कंपैरिजन में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दर्शन है पुराना, आर्ट एंड कल्चर है, तो क्या इम्पैक्ट इंटरव्यू बोर्ड पे भी संभावना है कि वो वहाँ स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आर्ट एंड कल्चर को जानता हो, भारत की जो विरासत है, दर्शन है, तो उसमें यदि पूछने हैं किस तरह के पूछे जा सकते हैं और क्या आप गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह के, क्योंकि नॉर्मली एकेडमिक एजुकेशन में ये नहीं पढ़ते हैं, तो आप कुछ इस तरह गाइड देखिए, अपने देश की लेगेसी है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है। अपना देश एक सिविलाइजेशन नेशन है, अपनी एक महान देश के रूप में है और रहा है। सारी परंपरा तो वैसे भी पर उसकी कल्चर के बारे में आपको गाइड, अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में यदि अपने को ज्ञान नहीं है तो ये एक कमी मानी जाएगी। तो संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारी संस्कृति किस तरह से एक अनूठी संस्कृति रही है, उसके क्या क्या आयाम रहे हैं। इसका जैसे आप कहें संगीत है, भाषाएं हैं, खान पान है, वेशभूषाएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो दक्षिण उत्तर और धार्मिक जो है विविधताएं इस देश के अंदर है, उसके बारे में तो ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस समाज में जा रहे हैं, जिसकी समस्याएं आपको उसको आप हल करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज्ञान अपेक्षा की जाती है और उसके बारे में उसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और पता लगाना चाहिए। कुछ सोर्स आप सजेस्ट कर सकें जहाँ से स्टूडेंट्स इनको पढ़ें? देखिए, तैयारी करने के कई तरीके हैं। पहली बात तो आपको पढ़ना चाहिए। आपका जो एक सर्किल है इस तरह का होना चाहिए कि जो ज्ञानी लोग हैं आप उनके साथ बात करें। आजकल कुछ अच्छे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ऊपर जाएंगे तो आप हर सब्जेक्ट के बारे में वीडियोस भी अवेलेबल हैं, विशेषज्ञ भी अवेलेबल हैं। जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो उनको मैं बताता भी हूँ कि क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको देखना चाहिए। आपको न्यूज़ भी देखनी चाहिए। न्यूज़ जैसे आपको संसद टीवी है, उसके ऊपर अच्छे संस्कृति के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में अच्छे उसमें एपिसोड्स हैं, दिखाए जाते हैं। भारत एक खोज है जैसे दिखाया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इसमें संस्कृति के बारे में ही था कि भारत एक किस तरह से एक पहले कितना इसकी संस्कृति अद्भुत रही है। और तो उसको कई स्रोत हैं जिसके द्वारा आदमी जान सकता है। इंडिया को तो जानना ही चाहिए कम से कम। जैसे अभी भारत सरकार ने भी इस पर काम किया है, कल्चर की साइट जो है आर्ट एंड कल्चर की, उस पर भी काफी कुछ है। आप किसी भी India.gov.in जो भारत सरकार की साइट है, उस पर इंडिया के बारे में बहुत कुछ दे रहा है। मैं इसके लिए यही कहना चाहूँ, आपने अच्छा ये प्रश्न उठाया कि किसी भी विभाग के वेबसाइट पे जाइए आप, जैसे विदेश विभाग के वेबसाइट पे जाइए या ICCR के वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा, उसके अंदर बहुत जानकारी मिलेगी और वो ऑथेंटिक जानकारी है और जिसे प्रामाणिक कहा जा सकता है। खुद सरकार के द्वारा वहाँ सरकार के द्वारा वो होती है, तो उसको प्रामाणिक भी होता है। और ये नहीं कि जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज से, मैं चाहूँगा कि सरकारी जो वेबसाइट हैं, जो पुस्तकें हैं, उन पब्लिकेशंस हैं, उनको पढ़िए। जैसे अपने राजस्थान के ये सुजस एक है, उसको आप पढ़िए। राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप राजस्थान सरकार के अधिकारी बनने जा रहे हैं। यदि उनकी योजनाओं के बारे में ही आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप क्या कार्य करने जा रहे हैं। वो जानकारी तो पब्लिक के लिए उपलब्ध कराई जाइए, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही बात। योजना कुरुक्षेत्र सरकार के प्रकाशन है, भारत 2025 आई है, हर साल निकलती है। PIB की साइट है, बिल्कुल उस पर अच्छी खासी न्यूज आती है, न्यूज के साथ कवरेज आता है। करंट अफेयर्स के साथ लिए न्यूज़पेपर्स भी अच्छा सोर्स है। हाँ, आपने पूछा न्यूज़पेपर्स, मेरा अनुभव ये रहा है कि कई लोग इंटरव्यू जब आता है तब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर तो आप जब RS की तैयारी, परीक्षा देने का आपने मानस बना लिया है तब से पढ़ना चाहिए और आप में वो एक कला आ जानी चाहिए कि कौन से इसमें से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं, कौन से इसमें मेंस में आएंगे और कौन से इंटरव्यू के दौरान। तीनों की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। यदि आप व्यवस्थित रूप में करते हैं तो तीनों की तैयारी साथ होनी चाहिए और आपको अलग अलग फोल्डर्स बनाने चाहिए कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पेपर जो पढ़ने चाहिए, राजस्थान के 2 पेपर तो अवश्य पढ़ने चाहिए जो यहीं से छपते हैं, राजस्थान से छपते हैं। तो मैं नाम ही ले लेता हूँ, राजस्थान पत्रिका हुआ, दैनिक भास्कर हुआ, ये इस तरह के पेपर हैं जिनको अवश्य पढ़ना चाहिए। और हो सके तो आपको एक राष्ट्रीय स्तर का पेपर भी जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन पेज आता है, जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। वो जो पेज होता है ही उन्हीं लोगों के लिए जो
ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसको भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक हिंदू भी अच्छा पेपर है, इसके लेख अवश्य पढ़ने चाहिए। जो अच्छे लेख अच्छे विद्वानों के द्वारा लिखे गए उन लेख को भी कटिंग करके रखना चाहिए, अलग अलग जो मुद्दे मैंने अभी पहले बताए थे उनकी, और आपको बुलेट पॉइंट्स तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा तो याद रहेगा नहीं, तो बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर आपको बना के रखने चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू के दिन आप रिवाइज कर सकें। जैसे आपने एक्सप्लेन के बताया, मैं चूंकि हिंदी भाषी रहा हूँ, तो उस समय हम पढ़ते थे राष्ट्रीय सहारा में सर सैटरडे को एक हस्तक्षेप करके सप्लीमेंट आता था। हस्तक्षेप में वो लोग करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर समस्या को उठाया उन्होंने, तो वो 4 पेज जम्मू कश्मीर पर थे। अरब इजराइल उठाया तो चारों के चारों पेज अरब इजराइल पर, इंडिया अमेरिका के संबंध उठाए तो चारों पेज उस पर थे। तो उससे बहुत सारे पक्ष विपक्ष समपक्ष हर तरह के उस पर आर्टिकल मिल जाते थे, तो उसे समझ बनाने में थोड़ी आसानी रहती थी कि हम जो सोचते हैं उसके इतर भी कोई दूसरा उस पर सोचता है, राय रखता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया या कम कर दिया? नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर के बिना पढ़े आप समसामयिक मुद्दों के बारे में कैसे जानकारी रखेंगे? और एक नागरिक के रूप में तो पढ़ने ही चाहिए वैसे भी, और आरएस जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो भी तो पढ़ते हैं। इसके और बाद मैं तो कह रहा हूं सिलेक्शन होने के बाद में भी उनको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, हमारे लिए और तो रहना चाहिए। आप बड़ी मिसाल हैं, जो सर खुद ही 8-10 न्यूज़पेपर 7-8 मैगजीन और इतनी बुक्स पढ़ते हैं कि जो लोग आरएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वह भी इतना नहीं पढ़ते जितना सर पढ़ते हैं। सर लगातार पर्सनली भी गाइड करते हैं, मॉक इंटरव्यू के रूप में भी गाइड करते हैं, और हम सब विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं का सौभाग्य है कि सर लगातार मार्गदर्शन देते हैं, और उससे हमें आगे अपनी इसमें मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि जो पढ़ने की बात कही है, तो कई व्यक्ति हैं जो आरएस में सेलेक्ट हो जाते हैं या आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो लाइफ लॉन्ग आपका एक वो होना चाहिए, स्टडी तो लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए। जब आप, क्योंकि आप आरएस में आने के बाद में भी आपका ध्येय होना चाहिए कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आईएएस उसमें वही बन पाएगा जो अगेन जो पढ़ता रहेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान रखिए, और लाइफ लॉन्ग मिशन रहना चाहिए पढ़ने का। तो आप एक क्वेश्चन और है सर, बोलने की, विकास यादव हैं, बोलने के लिए शब्द चयन की कला का विकास के लिए क्या करें साहब? शब्द चयन कैसे करें? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। शब्द ऐसे हैं, शब्दों के द्वारा आदमी प्रभावित करता है, शब्दों के द्वारा आदमी आघात पहुंचाता है, ऐसे घाव पहुंचा सकता है कि वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलते। और शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसको एक मरहम के रूप में कार्य करते हैं। शब्दों के द्वारा आप ऐसे शब्द के द्वारा कन्वे कर सकें, कम शब्दों के द्वारा अधिक जानकारी यदि आप दे सकें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अपनी वोकेबलरी या जो शब्दावली है उसको भी हमेशा बढ़ाते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। हर रोज आपको एक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे लेख, तब उनमें आपको नए शब्द, नए फ्रेजेस मिलेंगे, उनका यूज़ करना चाहिए इंटरव्यू के द्वारा, और वैसे भी अपने वार्तालाप के द्वारा जो आप जिंदगी भर करते हैं। अक्सर मैं सुझाव देता हूँ महाभारत देखें, जो महाभारत था, रामायण थी, कोविड में देखा भी था लोगों ने, उसमें कुछ सीखें या ना सीखें, पर शब्द चयन अच्छा सीख जाते हैं। बहुत सारे अच्छे शब्द, वो वाक्य विन्यास और वो देखते हैं। तो ये आपने कैसे कहा सीखे, यानी महाभारत और रामायण तो ऐसे एपिक्स जो हैं कि दुनिया के अंदर शायद अद्भुत हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। महाभारत से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि हम क्या नहीं करें, और रामायण से ये क्या सीखा जाता है हम क्या करें। तो इनको तो पढ़ना चाहिए, और वहाँ से संस्कार मिलेंगे, वहाँ से सम्मान करना, बड़ों के साथ किस तरह वार्ता करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, तो वो भी देख सकते हैं। दोनों फायदे होंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, दर्शन भी सीखेंगे, धर्म भी सीखेंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताएं, बाकी सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। और कुछ आपकी तरफ से सुझाव देना चाहें सर विद्यार्थियों को तो प्लीज आप दें, किस तरह तैयारी करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, जिनका इंटरव्यू कॉल आने वाला है, जो सफल हो गए हैं 2024 के इंटरव्यू में, वो आज से ही तैयारी करना शुरू करें, और हो सके तो विशेषज्ञों के पास में जाकर के जानकारी लें कि आप में स्वयं के अंदर क्या कुछ ड्रॉबैक्स हैं या कुछ कमी आप जो महसूस करते हैं, उनसे सुझाव प्राप्त करें। और जैसे मैंने पहले बताया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, और अपना जो मेन परीक्षा थे आपके सब्जेक्ट्स, उनको भी दोहराएं, आपके सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ चुके हैं उनको भी दोहराएं, और दोहराते रहें। ये नहीं कि इंटरव्यू आने वाला है या जिस दिन आएगा उसके 10 दिन में तैयारी करें, ये एक भारी भूल है। आपके इंटरव्यू की तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। जिनका इंटरव्यू कॉल
आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है, और डेट आना बाकी है अलग अलग। हाँ, वो अलग बात है। उसकी तैयारी नहीं कि जो मेरे को डेट आएगी तब मैं तैयारी करना शुरू करूँगा, वो बिल्कुल गलत होगा, सही नहीं होगा। इंटरव्यू की तैयारी आप आज से ही शुरू करिए। और तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसलिए भी करनी चाहिए कि भले ही आप कितने भी परफेक्ट हो गए हों आपकी नज़र में, फिर भी कुछ कमियां रहती हैं। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा महान क्रिकेटर था, उसके बावजूद लास्ट मैच तक भी कोच की सहायता वो लेते थे। और कोच की सहायता इसलिए भी लेते हैं कि जो आपका पोटेंशियल है वो परफॉर्म हो जाए, वहाँ जाके दिख जाए। वो कुछ कमियां आप कर रहे हैं तो वो दिख जाए। नज़रअंदाज करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उनको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, सुधार करो, पूछो उनसे। और बोर्ड के सामने बैठेंगे जब आप, पता लगेगा कि वास्तव में हम जो जानते हैं वो बोल पाते हैं या नहीं। और अभी से तैयारी करने का जो लाभ है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपका जैसे इजराइल पैलेस्टाइन की समस्या के अंदर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसमें कोई भी प्रश्न आएगा मैं इसका जवाब दे पाऊंगा उसको। जैसे आज ही अभी मैं आने के पहले ही मैंने देखा ट्रम्प उनकी इजराइल की पार्लियामेंट में ज़बरदस्त स्पीच दिया गया है। तो नेक्स्ट उसको जानना जरूरी है उन्होंने क्या कहा वहाँ पर, क्योंकि आने वाला समय बताएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर या उस हम भी उससे बड़े से प्रभावित होते हैं इस मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें उनको फॉलो करते रहिए और लगातार फॉलो करिए। तैयारी आज से शुरू करिए और बिल्कुल सीरियसली तैयारी करिए उसकी। सर, तैयारी का फ़र्क इतना पड़ता है, अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे, तो फर्स्ट डे हम आरएस के चैम्बर में घुसने में थोड़े हिचकिचा रहे थे। एक बार उनका गेट खोला और हम वापस गेट से बाहर पहुंच गए। वो परिचित थे तो हमें बाहर तक लेने आ गए, चलो आप वापस क्यों आ गए, अंदर आओ। और 10, 15, 20 दिन जब तैयारी की, मॉक इंटरव्यूज दिए, ग्रुप डिस्कशन किए। अब ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, पहले ग्रुप डिस्कशन भी होता था। और 20-25 दिन के बाद हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के वहाँ किसी ने भेजा था कि उनसे भी आप मिल के आओ, जहाँ लिखा हुआ था आपकी समस्याओं का अंतिम पड़ाव। वहाँ हम इतना मतलब ऐसे पहुँचे कि जैसे बहुत कुछ सहज है, हमारे जैसे इसी पृष्ठभूमि में पले बढ़े हैं। तो उन्होंने कहा आपको तो तैयारी की जरूरत ही नहीं है, यही तो चाहिए आपसे कि आप जो हैं वैसे दिखें, सहज रहें। तो वो सहजता जो आई थी वो एक्सपीरियंस से आई। बहुत सारे लोगों ने हमें गाइड किया, उनके साथ घुले मिले, बैठे, बात की, तो हमारा धीरे धीरे डर, भय, संकोच था वो दूर हुआ। तो ऑफिसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ आपको जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो ये रहेगा कि आप सहज होने लग जाएंगे, आप संकोच को दूर कर पाएंगे, आपका डर निकलने लग जाएगा और आपको लगेगा कि ये वो लोग हैं जो आप में से कुछ ढूंढना चाहते हैं, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपको सेलेक्ट करेंगे, अच्छे लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो हम बात करते हैं योग्य प्रशासक सशक्त भारत, तो जिस संस्थान की जिस पर्पज से स्थापना हुई है वो पर्पज ही यही है कि वो योग्य लोगों को चयन करके और उनको सरकार को सौंपे कि साहब इनमें से अच्छे लोग लो और वो देश को चलाएं, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। तो पर्पज भी सरकार का पूरा होगा, आरपीएससी का भी पर्पज पूरा होगा। तो कोई भी ऐसी धारणा नहीं बनाए कि आरपीएससी आपको फंसाना चाहती है या आरपीएससी के बोर्ड मेंबर्स आपको फंसाना चाहते हैं। कभी नहीं, वो फंसाना नहीं चाहते, वो आप में से कुछ ढूंढना चाहते हैं, बात करके आपके उन तत्वों को निकालना चाहते हैं जो आपको भी नहीं पता, पर्सनैलिटी के वो छुपे हुए जो राज हैं या गुण हैं आपके, उनको वो बात करके निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसी धारणा मत बनाना कि वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जो नेगेटिव हों, डिस्ट्रक्टिव हों। वो आपके पॉजिटिव तत्वों को निकालना चाहते हैं। आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। जो जयपुर में है विद्यार्थी या आना चाहते हैं वो सर का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, पर्सनल भी, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी। और यूँ भी जैसे आज हम आपके सामने ही, हमारे सामने भी क्वेश्चन आए हैं तो उनका जवाब भी हम ऐसे ही दे रहे हैं। हम ऐसे ही सहज यहाँ रहते हैं। आप जो मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन सब विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस उपलब्धि के लिए भी बधाई कि आपने इस समय मेंस में सफलता अर्जित की है और रिजल्ट भी कल आने वाला है, पिछला वाला भी। वो दोनों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों में सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो उन सबको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सर, आप पधारे, अच्छा लगा। मेरी तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं। आशा है कल आपका सपना साकार होगा और जो नए इंटरव्यू में देने वाले हैं वो आज से तैयारी करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।
हम अलग अलग मुद्दों पर भी सर के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सर का डिजास्टर मैनेजमेंट पर बहुत ज़बरदस्त काम है, नॉलेज है, और नॉलेज तो क्या कहें, बहुत हर क्षेत्र में नॉलेज है, समुद्र है, ज्ञान के महासागर है। इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे, नॉलेज से लाभान्वित होते रहेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत